नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरें बताएंगे, देश दुनिया का हाल भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 से। जोशीमठ में हो रहे जमीन धंसने के बाद प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य शुरू। प्रभावितों को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया। जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त होटलों को खाली करवाकर पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई। जोशीमठ में जमीन धंसाव पर सीएम धामी का बयान, कहा हम जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव और अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट है उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर आरोप लगाए। कहा जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर सरकार गंभीर नहीं, वहां स्थिति लगातार बिगड़ रही है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जोशीमठ में जमीन को लेकर तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने भी जाहिर की चिंता। साधु संतों का कहना है कि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बरेली में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती ने युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। युवती ने 11 साल तक बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया। उन्नाव में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी। लखनऊ में पश्चिमी जोन के थाना पारा और ठाकुरगंज में शातिर चोर गिरफ्तार। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया खुलासा। रुद्रपुर में सड़क से बाइक हटाने को लेकर फायर झोंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी हरमन सिंह से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद किया। आरोपी पर पहले भी फायरिंग करने का आरोप। लखनऊ के हसनगंज इलाके में 15 वर्षीय आयुष का शव मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सड़क पर शव रखकर सड़क जाम किया। मैनपुरी में जिम के घाट पर बाइक सवार बाइक चोरों ने की फायरिंग। घाट की जांघ में लगी गोली। घायल घाट से पीजीआई रेफर, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ राजीव उर्फ राका पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर इकोटेक 3 थाना प्रभारी समेत 6 को किया था निलंबित। बहराइच में गल्ला व्यापारी से लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक घटना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरों से 2 अवैध तमंचा कारतूस कैश बरामद। उन्नाव के बद्रीखेड़ा और कोटरा गांव में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। पुलिस ने ग्रामीणों से रात में खेतों में न जाने की अपील की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। रिश्तेदार के घर फांसी के फंदे पर लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव। कानपुर में ककवन थाना क्षेत्र के मनावा इलाके के पुष्पेंद्र उर्फ ललुआ का शव ढूंढने में जुटी पुलिस। पीएससी, स्ट्रीमर, ड्रोन कैमरा और 20 गोताखोरों की मदद से शव की तलाश। पुष्पेंद्र की हत्या कर नहर में फेंका गया शव। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक के खेत से मिला गुलदार का शव। वन विभाग की टीम कई पहलुओं से जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में गिरा कच्चा मकान, मासूम की मौत। मलबे में दबने से 3 लोगों की हालत गंभीर, ग्रामीणों ने बाहर निकाला। अमेठी में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से एसयूवी कार जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में पिकअप ने छात्र की स्कूटी में मारी टक्कर। पिकअप चालक छात्र को छोड़कर मौके से फरार हुआ। आसपास के लोगों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी बोर्ड परीक्षा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फरवरी के दूसरे हफ्ते शुरू हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 5 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म करवाने की तैयारी। औरैया पुलिस और एसओजी की टीम ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का प्लान बनाते वक्त पकड़े गए चोर। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में बेटे की चाह में पिता बना अपहरणकर्ता। घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। आगरा का रहने वाला आरोपी। रायबरेली के रालपुर नेरुआ गांव में लगी ग्राम चौपाल। डिप्टी सीएम केशव ने जनता की समस्याओं को गांव में ही निस्तारित करने की बात कही। अफसरों को दिए फौरन समाधान के निर्देश। राजधानी लखनऊ में 10 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर होगा 1 दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन। निवेशकों को दी जाएंगी जरूरी जानकारियां। लखनऊ के लिए 35,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश लाने की तैयारी। आगरा में डीएम का मानवीय चेहरा सामने आया। यहां ट्रैक्टर से टकराकर हादसे में घायल स्कूटी सवार युवती को डीएम के स्क्वाड ने पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ में तालाब में पैर फिसलकर गिरने से महिला की मौत। मृतक कुत्ते को तालाब में फेंकने गई थी महिला, जांच में जुटी पुलिस। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 1 से 2 दिन में फैसला सुना सकता हाईकोर्ट। गैंगस्टर हटाने को लेकर की थी याचिका। ब्रिक्स इंडिया लिमिटेड के करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए लेकर फरार हुआ विवेक कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने विवेक कुमार पर घोषित किया था 25,000 का इनाम। मैनपुरी में 6 साल पहले पत्नी की हत्या कर फरार चल रहा पति चढ़ा पुलिस के हत्या। गिरफ्तार अभियुक्त भोले जैन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूपी में विकास के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा यूपी में दिख रहा काफी बदलाव। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अंगद यादव की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई। अंगद यादव को 2016 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। आगरा में साइबर सेल और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधियों को फर्जी सिम मुहैया कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। ऑनलाइन साइट्स के जरिए ठगी करने वालों को सिम सप्लाई करता था आरोपी।
गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की सड़क को भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने किया जाम। रात के अंधेरे में प्रशासन पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की फोटो का होर्डिंग हटाने का आरोप। प्रयागराज में लगे माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए फ्री भोजन की तैयारी। माघ मेला क्षेत्र के 5 जगहों पर भोजन बनाने के मिले कैंप। ओम नमः शिवाय संस्था लाखों श्रद्धालुओं के लिए बनाती खाना। किचन में 100 रसोइये, 500 वॉलंटियर्स करते हैं काम। हरिद्वार में पौष पूर्णिमा पर देव डोलियों को गंगा स्नान में कराया गया। यहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की। परंपरागत नृत्य के साथ देव डोली को रवाना किया गया। आगरा में तोता बाबू का मालिकाना हक विवाद अब कमिश्नर तक पहुंचा। थाने में मुनमुन की रट लगाकर चुना था अपना मालिक। वाराणसी में पठान फिल्म के बेशर्म गाने को लेकर मचे बवाल के बीच धर्म सेंसर बोर्ड लाने का ऐलान। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का ऐलान किया। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में और सीरीज की धर्म सेंसर बोर्ड करेगा समीक्षा। लखीमपुर खीरी में गोला बाजार चीनी मिल में गन्ना किसानों ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। गन्ने का भुगतान न होने से परेशान है किसान। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होगी बोर्ड परीक्षाएं। इंटरमीडिएट में 1,32,110 और हाई स्कूल में 1,27,320 छात्र देंगे परीक्षा। अमेठी की मुंशीगंज पुलिस ने 2 साल से फरार बदमाश को दबोचा। 10,000 रुपए का इनाम था घोषित। बस्ती में बांस और बल्ली पटरी के पुल से गुजर रहे ग्रामीण। स्वीकृति के बाद भी पुल नहीं हुआ पुनरुद्धार। ग्रामीणों ने जन सहयोग की मदद से 70,000 की लागत से लकड़ी का पुल बनाया। फतेहपुर जेल में बनी गौशाला में ठंड के से बदइंतजामी। गौशाला में जानवरों के लिए ठंड की कोई व्यवस्था नहीं। बजरंग दल के लोगों ने जिले के अधिकारियों से की शिकायत। रामपुर की रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हुई। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने रजा लाइब्रेरी को नई पहचान देने की उठाई मांग। कानपुर प्राणी उद्यान में पल रही नन्ही बाघिन पर उमड़ रहा अभिनेत्री रवीना टंडन का प्यार। रवीना टंडन ने भेजा बाघिन के लिए हीटर और दवाइयां। अगर रवीना बाघिन को गोद ले लेती है तो बाघिन का नाम भी रवीना रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने लगाए शहर के 150 स्थानों पर 1300 कैमरा और SOS आपातकालीन बॉक्स। SOS बटन से इमरजेंसी में तुरंत पुलिस को जानकारी दी जा सकती है। योजना से इमरजेंसी में लोगों को मदद मिलेगी। लखनऊ के हसनगंज इलाके में 25 दिसंबर से लापता किशोर का मिला शव। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। शव रखकर सड़क पर जाम लगाया गया। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया ने चलाया विशेष अभियान। पुलिस और होमगार्ड विभाग द्वारा जनता के साथ की जा रही जालसाजी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। उत्तरकाशी में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए ऑफिस में ताला लगा दिया। अल्मोड़ा में हेलंग एकजुटता मंच से जुड़े तमाम संगठनों ने अलग अलग जगहों पर सौंपे ज्ञापन। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अवैध कब्जा कराने वाले अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बेहतर काम करने वाले थाने की श्रेणियों में तीसरे नंबर का बना चंपावत का बनबसा थाना। थाने के पुलिसकर्मियों को 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित करेंगे। उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों ने PMGSY कार्यालय में किया उग्र आंदोलन। सड़क की खस्ता हाल और भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश। देहरादून कांग्रेस के अंदर एक और कलह। यूथ कांग्रेस के पोस्टर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की फोटो गायब। सिर्फ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद समरा समेत अन्य नेताओं की फोटो छपवाए गए। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई पर रोक के बाद लोगों में खुशी। 4,360 घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाए स्टे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। टिहरी में घनसाली और चमियाला नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई। NGT के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। रोड किनारे खुलेआम कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया। सारा कूड़ा विलंगना नदी में जा रहा। कूड़ेदान की वजह से इलाके में फैल रही दुर्गंध। गंदगी से बीमारियों के फैलने का बढ़ रहा खतरा। स्थानीय लोग लगातार कूड़ेदान का कर रहे विरोध, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही कार्रवाई। बागेश्वर के भटनी कोर्ट में महिलाओं ने किया खड़िया माइन संचालक के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं ने खड़िया माइन संचालक को चेतावनी दी। कहा अगर सड़क पर रखे कट्टे नहीं हटाए तो आंदोलन बड़ा होगा। रुड़की सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स की समस्या से मिलेगी निजात। अस्पताल को मिला एफरेसिस मशीन चलाने का लाइसेंस। 20 लाख की लागत से प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन लगाई गई। पौड़ी में कलजीखाल ब्लॉक के नलई गांव में जल जीवन मिशन में घोटाले का मामला। जिलाधिकारी से मामले में की गई शिकायत। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को दिया निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने जानी स्थानीय समस्याएं। छोटे छोटे आयोजन कर समस्याओं का करेंगे समाधान। पहले चरण में 15 शिविरों के होंगे आयोजन। भारत सरकार के सर्वेक्षण में यूपी ने बड़ी छलांग लगाई। यूपी के 2 जिले गाजियाबाद और महोबा पहली बार जल जीवन सर्वेक्षण की 3 सितारा श्रेणी में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन की योजना यूपी में तेजी से आगे बढ़ रही है। जन जन तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम मोदी की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में विचार मंथन। सत्र की बैठक में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने ट्विटर कर दी जानकारी। एक प्रतियोगिता की भी घोषणा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के राजनयिक सलाहकार बोन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात।
अंडमान निकोबार दौरे पर राजनाथ सिंह पहुंचे पोर्ट ब्लेयर, बोले गलवान में हमारे जवानों ने बेहतरीन जज्बा दिखाया, बाहर कुछ भी बोला जाए लेकिन मैं जानता हूं कदम कदम पर क्या हुआ। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना के बैंड का परफॉर्मेंस देखा और सैनिकों के साथ जो बोले सो निहाल के नारे भी लगाए। बिहार की समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने दिए पूरे देश में यात्रा के संकेत, विपक्षी एकता को मजबूत करने के मकसद से निकाल सकते हैं भारत भ्रमण पर। विदेश से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 19,000 के करीब यात्रियों में अब तक रैंडम टेस्टिंग की गई, जिनमें कुल 124 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। यह आंकड़ा 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच का है। जिन 124 यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई गई, जिनमें 40 में से 11 सैंपल में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नागरिकों से बेवजह घबराने से परहेज करने का आग्रह किया, साथ ही सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने को कहा है। और चलिए सत्याग्रह 70 के बाद अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने आज कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सपा विधायक के परिवार की तरफ से कहा गया कि इरफान सोलंकी पर जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए वो खुद अपराधी हैं। जिसमें इरफान सोलंकी के वकील और पत्नी का कहना था कि सोलंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमे थाना स्तर पर पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की वजह से दर्ज किए गए। थाने में जितने भी अपराधी हैं उन अपराधियों का गठजोड़ करके अगर किसी एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखाया जाए तो क्या ये जस्टिफाइड है? इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर 7 नवंबर 2022 को कब्जे की नीयत से एक बुजुर्ग महिला का घर जलाने के मामले में मुकदमा दर्ज है, लेकिन सोलंकी के वकील ने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला समेत कई लोगों ने विधायक को जान से मारने की धमकी दी थी। अकील अहमद, नसीम आरिफ, विमल, ये लोग रिजवान सोलंकी से रंगदारी मांगते हैं। रिजवान सोलंकी अपनी जान बचाने के लिए उनको रंगदारी देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी भी मौजूद थीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर पुलिस के आला अफसरों की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम और पुलिस कमिश्नर से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी साथ दे रहे हैं ना, लेकिन थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज करे ये मुख्यमंत्री जी आदेश तो नहीं करेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इरफान सोलंकी का परिवार और उनके वकील हर सवाल का संभल कर जवाब देते दिखे और सपा विधायक पर पहले से दर्ज कई मामलों पर कुछ भी बोलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में वो उन मामलों पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। भारतीय उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण देने मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश का प्रस्ताव लेकर लौटे हैं। सीएम योगी के 2 दिवसीय मुंबई दौरे से करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने का दावा किया जा रहा है। 2 दिनों के मुंबई दौरे के दौरान सीएम योगी के साथ 2 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्री के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसमें मुंबई से उत्तर प्रदेश को कुल 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री हर जिले में जियो सेंटर खोलेगा। कानपुर लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। एयर इंडिया ने यूपी के हर आध्यात्मिक शहर उड़ान और होटल सेवा शुरू करने पर सहमति जताई है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना है। मेडिकल कॉलेज में निवेश, नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनेगा। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश की योजना है। पावर, हाइड्रोजन, ईवी क्षेत्र में निवेश, फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में निवेश। 5 साल की मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन रहा है उनके नेतृत्व में। भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा, सबसे ज्यादा निवेश होगा। इन सभी प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में औपचारिकता पूरी की जाएगी। एक तरफ योगी सरकार मुंबई से 5 लाख करोड़ का निवेश लाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए निवेश जुटाने के लिए मुंबई दौरे के पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ शोर का नाम दिया है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। मुंबई में रोड शो करने से पहले भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे उद्योग व कारोबार की दुर्दशा जाने, बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देना तथा मध्यम एवं लघु उद्योग व छोटे व्यापारियों को खत्म करना भाजपा की घातक नीति है, जिसके कारण लोगों का काम चौपट हुआ है व बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। तो दूसरा ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्मी कलाकारों से मिलने पर किया और फिल्मों को सियासी विचारधारा का हथकंडा बनाने का आरोप लगाया। तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताए जाने पर सरकार पर हमला बोला है। देश के मालिक कहते हैं, प्रदेश के मालिक कहते हैं कि दुनिया आकर्षित हो रही है भारत। अब पता नहीं कहां से हमको ये समझ में नहीं आता कि धरातल पे सच्चाई क्या। हालांकि उद्योगपतियों की राय उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं से काफी अलग है। प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, जरूर यूपी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो होगा ही। यूपी के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हीरानंदानी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसा निवेश का माहौल देश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई, लेकिन कांग्रेस के इसी जोश को कायम रखने के लिए कांग्रेस एक और अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसका नाम होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले 26 जनवरी को ही होने वाली है।
26 मार्च तक चलने वाले कांग्रेस के इस नए अभियान में भारत जोड़ो यात्रा में जिस राज्य के जुजले छूट गए उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस का टारगेट है कि इन 2 महीनों में उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालेंगी। पूरे देश में सभी राजधानियों में जाकर के कार्यक्रम करेंगी। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश को उनकी यात्रा में मात्र 3 दिन मिले हैं। उनकी गंभीरता उत्तर प्रदेश को लेकर के कितनी है, ये स्वयं से समझ में आती है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। इन लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। भाजपा भले ही सवाल उठाए, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव में 2 सीट और लोकसभा चुनाव में 0 रहने के बावजूद यात्रा के दौरान जबरदस्त माहौल दिखा। इससे सुस्त पड़े कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है। अब संगठन चाहता है कि 2024 तक ऐसा ही माहौल बनाकर रखा जाए। 2019 में भाजपा यूपी की 14 लोकसभा सीटें हार गई। उन्हीं में से एक सीट रायबरेली है, जहां पर भाजपा ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है। और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे। केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली के रायपुर नेरुआ गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में शामिल हुए और गांव की समस्याओं को गांव के स्तर पर ही सुलझाने की बात कही। ग्राम चौपाल का एक ही मकसद है, गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। दरअसल भाजपा ने 30 दिसंबर से ही ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के 25,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित किए जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे, जहां उन्होंने बैंक सखी, विद्युत सखी समेत समाज के लिए काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। में छोड़ करके भाग गए यूपी जैसे प्रदेश को। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस यात्रा से खलबली मचने का दावा कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस यूपी जैसे बड़े प्रदेश में इस यात्रा को 3 दिनों में ही खत्म कर दिया। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी का मसा। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने कई बड़े निर्देश दिए हैं, तो बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षित स्थान पर बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। जोशीमठ में सेक्टर और जोनवार योजना बनाई जाए। सीएम ने डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए हैं और जोशीमठ में अविलंब आपदा कंट्रोल रूम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ को लेकर। परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। जोशीमठ में जमीन और दीवारों पड़ी दरार और चौड़ी होती जा रही है। घर ही नहीं बल्कि अब तो सड़कें भी जद में आ रही हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लोगों में दहशत घटने की बजाय बढ़ रहा है। मकान और जमीन में फटी मोटी दरारें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 600 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। घर ही नहीं, सड़कें भी धंस रही हैं। हालात को देखते हुए जोशीमठ प्रशासन ने राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। प्रभावितों को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं होटलों को खाली करवाकर वहां पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जोशीमठ और औली जाने वाले रोपवे के संचालन को भी बंद कर दिया गया है। भी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं, उनका अध्ययन किया जा सके और तत्कालिक जो उपाय हैं सुरक्षा के, आपदा की दृष्टि से, वो हम उठाने जा रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन के अंदर ही पानी निकल रहा है, मानो तेज बारिश हुई हो। जमीन से निकलने वाला पानी नॉर्मल नहीं है, बल्कि मिट्टी वाला पानी निकल रहा है। भूवैज्ञानिकों की माने तो शहर में जिस तरीके से जमीन धंस रही है, उससे जोशीमठ और शहर के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो सकता है। केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। जोशीमठ में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसका जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़ी आपदा हो सकती है। तो जोशीमठ की दीवार और फर्श की दरार और गहरी होती जा रही है। खतरे को देखते हुए पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डेंजर जोन को खाली करवाया जा रहा है।
जमीन धंसने की लगातार घटना को देखते हुए धामी सरकार ने सभी बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिनमें एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इधर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंच चुके हैं। पूरी टीम के साथ उन्होंने सुनील, मनोहर बाग, मारवाड़ी वार्ड इलाकों का दौरा किया। प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। हर हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने जोशीमठ जाएंगे। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ के मौजूदा हालात पर तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जोशीमठ धार्मिक स्थान होने के नाते सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों के दल भेजे जाएं ताकि वो अध्ययन करें क्या पूरा शहर ही नष्ट होने के कगार पर है, क्या कुछ स्थानों पर ही इसका प्रभाव रह करके क्या इसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। जोशीमठ का इलाका समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। चार धामों में एक धाम बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहलाने वाले जोशीमठ पर धंसने और डूबने का खतरा मंडरा रहा है। पूरे इलाके के लोग सहमे हैं। स्थानीय लोगों की भावनाओं की आड़ में सियासत भी जमकर हो रही है। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां, बेतरीब तरीके से ढहे घर, घरों की दीवारें और छत टेढ़े हो चुके हैं, दरवाजे तक उखड़ चुके हैं। बिल्कुल भूकंप के बाद वाला मंजर यहाँ दिखाई दे रहा है। हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। दरारों ने ऐसा दर्द दिया है कि धरती अलग फट रही है और यहाँ रहने वालों की छाती अलग। खाना न पीना न रहना न खा, बहुत परेशान, खेत भी गया। जोशीमठ के हालात को लेकर बीती रात गांधी पार्क में हरीश रावत उपवास पर बैठे और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितना एक्टिव होना चाहिए था उस हिसाब से सरकार बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जोशीमठ के सामने अस्तित्व का जो संकट है, केंद्र सरकार की तरफ से अभी उनके कानों में जू भी नहीं रहेगी। जो एक्सपर्टाइज है वो गायब है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी धामी सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया है। बहुत देर कर दी और जब लोगों ने वहाँ मसाल जुलूस निकालने शुरू कर दिए, लोग सड़कों में बैठने शुरू हुए, लोगों के घर टूटने शुरू हुए, पुश्ते टूटने शुरू हुए, तब जाके अब सरकार की नींद खुली है। जाहिर है ऐसे मुद्दों पर सियासत जरूर चमकेगी, लेकिन इस वक्त जोशीमठ को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 2024 में 80 के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुट चुकी है। इसी महीने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक तो दिल्ली में होगी, लेकिन पूरा फोकस यूपी पर होगा। 4 दिन पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने इशारा किया था कि यूपी में संगठनात्मक फेरबदल हो सकते हैं। अब 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। सियासी लिहाज से बैठक कितनी अहम है उसे इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। खासतौर से उन लोगों को बदला जा सकता है जो सरकार और संगठन दोनों में ही अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कि इस बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में जो संगठन में फेरबदल की बात है वो देखने को मिल सकती है। दरअसल बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला जा सकता है, कुछ मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। सरकार और संगठन की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अभी कई मंत्रियों के पास संगठन का जिम्मा है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। 4 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला जा सकता है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को प्रदेश टीम में जगह मिल सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि नई टीम को 2024 से पहले समय मिल जाए ताकि टारगेट 80 को आसानी से हासिल किया जा सके। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। चलो मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पूरे उत्साह के साथ माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। 40 दिनों तक लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। पहले दिन श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई और अपने लिए मोक्ष की कामना की। गंगा मैया में स्नान करेंगे, अपना भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। गंगा मैया हम सभी को पार लगा देंगे, हमारा जीवन का उद्धार कर देंगे। योगी सरकार ने इस बार माघ मेले में साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर तैयारियां की हैं। माघ मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे मेले की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस बार के मेले में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स के साथ साथ एटीएस के कमांडो की भी तैनाती मेला क्षेत्र में की गई है। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, जिसकी विशेषता कल्पवास है। श्रद्धालु यहाँ 1 महीने तक रहकर स्नान, दान, जप, सत्संग करते हैं।
करीब 1.5 माह तक चलने वाले मेले के दौरान देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी भी बसाई गई है। तंबुओं का अस्थायी शहर इन दिनों गहमा गहमी से भरपूर है। ये पहला मौका है जब माघ मेले में टेंट सिटी बसाई जा रही है। इस बार प्रयोग के तौर पर सिर्फ 20 टेंट ही लगाए जा रहे हैं, जिसमें 5 स्टार होटल की तरह खाने पीने और दूसरी सुविधाएं होंगी। अभी इसका किराया तय नहीं किया गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति से पहले जब टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तभी इसका किराया तय किया जाएगा। टेंट सिटी गंगा के ठीक किनारे बनाया जा रहा है। अब रोज शाम को माँ गंगा की भव्य आरती होगी। धर्म और अध्यात्म के साथ ही मेला क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र भी तैयार किया जा रहा है। 1.5 महीने तक चलने वाले मेले में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कोरोना के साये में हो रहे आस्था के इस माघ मेले में कोविड से बचाव के भी खास इंतजाम है। तकरीबन 100 कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। श्रद्धालुओं को मुफ्त मास्क बांटे जा रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ साथ योगी और संतों के स्नान की भी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। जितने भी प्रवेश द्वार हैं मेले के, उन सभी 18 प्रवेश द्वारों पर सबसे पहले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। इस बार माघ मेला 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। उत्तर भारत में भीषण सर्दी का सितम जारी है। उसी बीच यूपी के कुछ जिलों में सर्दी अब जानलेवा भी साबित हो रही है। यूपी के कई जिलों में लगातार तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये कपकपाती सर्दी कानपुर और आसपास के कई जिलों में सितम बनती जा रही है, क्योंकि तापमान में गिरावट की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक समेत मौत के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। जो भोजन है, जो खान-पान है, उसको भी दुरुस्त रखने की ज़रूरत है और जो अपना रूटीन है उसको भी दुरुस्त करना होगा। तभी आप इस ठंड से और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जैसे खतरों से अपने आप को बचा पाएंगे। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हार्ट इंस्टीट्यूट में इन दिनों लगातार हृदय रोग के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जिनमें से कई लोगों को इलाज के दौरान मौत हो गई, तो कई मरीजों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। डॉक्टर इसके लिए बढ़ती सर्दी और लगातार तापमान में हो रही गिरावट को जिम्मेदार बता रहे हैं। 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में। जानकारों की राय है कि इन दिनों भीषण सर्दी से बचाव के लिए अव्वल तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलें और घरों से निकलना भी पड़े तो सर्दी के बचाव की पूरी तैयारी के साथ निकलें। खासतौर पर बढ़ती उम्र वाले और बुजुर्ग सर्दी से बचाव का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक सर्दी की मार इसी तरह बरकरार रहने की संभावना है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौत के अचानक बढ़ते मामलों की वजह है मौसम में तेजी से हो रहा बदलाव, जिसके चलते हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर्दी का सितम बढ़ने के साथ ही कानपुर के हृदय रोग अस्पताल में हार्ट की समस्या से जूझ रहे मरीजों की कतार लग गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और सीने में दर्द की शिकायत लेकर एक के बाद एक मरीजों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज थी, कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट थी, और ठंड में जब आर्टरियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अगर मान लीजिए किसी को 50% का ब्लॉकेज है तो वही 50% का ब्लॉकेज ठंड में 80% तक पहुंचने की संभावना होती है। ठंड की वजह से हृदय रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले कानपुर में बीते 4 दिनों में 26 लोगों की मौत हो गई। सभी लोगों का हृदय रोग का इलाज चल रहा था, जबकि 30 और लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर ने अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत की थी। यहाँ पर लाए तो इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ, इलाज हुआ था भैया तुरंत। अभी डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, एक्सपायर होगी मम्मी तो। हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए हार्ट स्पेशलिस्ट लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने खान-पान में नियंत्रण के साथ ही अपनी दिनचर्या को दुरुस्त कर लें, ताकि तापमान लुढ़कने के बाद भी शरीर और हृदय सामान्य तरीके से काम करते रहें। भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में, प्रथम तल का निर्माण कार्य 2024 में पूरा कर दिया जाएगा और तय समय से भगवान श्री राम जनवरी 2024 में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैठक करके निर्णय लिया है कि भगवान रामलला की जो प्रतिमा होगी वो बालक रूप में होगी, ठीक ऐसी जैसी मूर्ति आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में भगवान रामलला के मंदिरों में 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। पहली मूर्ति चल मूर्ति होगी, जो विशेष अवसरों पर मंदिर के बाहर भी निकाली जाएगी, और दूसरी स्थायी मूर्ति जो मंदिर में स्थायी तौर पर स्थापित होगी। बालक होने के बाद भी राम का पहचान धनुष तीर से है। धनुष उसका एक छोटा सा तीर, और राजा का पुत्र है इसलिए एक छोटा सा मुकुट, ये अलग से रहे, मूर्ति के साथ न रहे। स्थायी मूर्ति के तौर पर भगवान रामलला की आसमानी ग्रे कलर की 5 वर्ष के बालक के आकार की लगभग 8.5 फीट ऊंचाई की लगाई जाएगी। 8.5 फीट ऊंची इसलिए क्योंकि बहुप्रतीक्षित मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरण का अभिषेक हो। अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में मंदिर का काम तय समय से हो रहा है। और चलिए प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान।
दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया। आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली में मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। यह हंगामा इतना जोरदार था कि भाजपा के कुछ पार्षदों को अस्पताल ले जाना पड़ा। पहले ही अंदेशा की ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो ट्वीट है उससे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मारपीट की प्लानिंग कर ली है और ये कॉन्स्पिरेसी कर चुके हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर मेयर चुनाव के लिए भाजपा के पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर पत्र लिखकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर उपराज्यपाल पर सवाल उठाए और उन्हें एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल पर भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग 50 करोड़ रुपए के ड्रग्स की बरामदगी की। एयरपोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स में से हीरोइन के दस्तावेजों के फोल्डर कवर में छुपाया गया था। देखिए कैसे फोल्डर कवर को काट कर ड्रग्स को निकालना पड़ा, लेकिन कोकीन को कपड़े के बड़े बटन के अंदर छुपाया गया था। कस्टम विभाग ने बटन के अंदर से कोकीन निकाला। फोल्डर से निकले हेरोइन की कीमत 31 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इसके साथ ही बटन से जब्त की गई कोकीन की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपियों को कानून की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43A के तहत नशीले पदार्थ जब्त कर लिए हैं। कस्टम विभाग के अधिकारी के मुताबिक उनकी टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। मामले की जांच अभी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।